हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बताया कि जो साइटोस्केलेटन होता है वो तीन मेजर प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और वो तीनों प्रोटीन फिलामेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा माइक्रो फिलामेंट होता है, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोफिलामेंट के बारे में डिटेल में बात किया। वहां पे मैंने आपको माइक्रोफिलामेंट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कैसे ये असेंबल होते हैं, कैसे ये डिसअसेंबल होते हैं और इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सेल के अंदर काम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके नाम से ही समझने की कोशिश करें, आप लोग एक मिनट के लिए माइक्रो को साइड में रखिए, तो यहाँ पे ये एक टर्म है ट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूब से आया है। ठीक है, ये ट्यूब्यूल वर्ड जो यहाँ पे आया है ट्यूब से आया है। इसका मतलब ये छोटे और किस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दे आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल के अंदर में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग बेसिकली प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर tubules are long, relatively stiff, hollow, tube like प्रोटीन फिलामेंट्स। ओके, ये क्या होते हैं? सबसे पहली बात, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, ये बड़े होते हैं। रिलेटिवली स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं। हार्ड के साथ साथ ये हॉलो होते हैं। हॉलो का मतलब अंदर से इम्पटी होते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अंदर से ये इम्पटी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, साइड से ये क्या होंगे? यहाँ से ये हार्ड होंगे, यहाँ से ये हार्ड है इसीलिए स्टिफ कहा जा रहा है, और यहाँ से ये इम्पटी है इसीलिए हॉलो कहा जा रहा है। ठीक है, और इस इम्पटी पोर्शन को कहा जाता है ल्यूमेन। ठीक है, ये जो इम्पटी पोर्शन यहाँ पे है इसको ल्यूमेन कहा जा रहा है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए ट्यूब्यूल से क्या हुआ? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड दे आर द प्रोटीन फिलामेंट। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीनिशियस फिलामेंट होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट के से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी खास बात क्या होती है, मैंने आपको बताया था दे आर द डायनेमिक स्ट्रक्चर। डायनेमिक स्ट्रक्चर होने का मतलब ये होता है कि ये ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, मतलब असेंबल होते रहेंगे और डिसअसेंबल होते रहेंगे। ठीक है, तो दे आर असेंबल, रैपिडली असेंबल्ड। आप लोग कहें रैपिडली डिसअसेंबल्ड at one location and reassembled from other location। एक लोकेशन से लगातार डिसअसेंबल होते रहते हैं और दूसरे लोकेशन से लगातार रीअसेंबल होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ से इनकी डायनेमिक नेचर इनका प्रूफ होता है। ये डायनेमिक नेचर होते हैं, एक तरह हमेशा सेल के अंदर नहीं रहते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सेल में अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये अपने अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं सेल के अंदर, तो यहाँ पे मैं दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। पहला, जब सेल डिवीजन फेज में जाती है, मतलब माइटोटिक फेज में जाती है। माइटोटिक फेज में जब कोई सेल माइटोटिक फेज में जा रही होती है, मतलब डिवीजन के लिए रेडी हो रही होती है, माइटोटिक फेज में जा रही थी, उस समय क्या होता है? सेल्स में जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे? सेल के अंदर जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसअसेंबल्ड हो जाते हैं। ठीक, डिसअसेंबल्ड हो जाते हैं और डिसअसेंबल्ड होकर के क्या बनाते हैं? माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है,
अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझिए, माइटोटिक फेज में मैंने कहा जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल सेल्स के पास हैं, अब वो माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहे ट्रैक बना रहे हो, चाहे जो काम वो सेल के अंदर कर रहे हैं, अगर माइटोटिक फेज में सेल एंटर कर रही है तो उस समय पर वो सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो जाएंगे, डिसअसेंबल हो जाएंगे, और डिसअसेंबल होने के बाद फिर से क्या होंगे, रीअसेंबल होंगे, रीअसेंबल होंगे, ठीक, और फिर रीअसेंबल होकर के वो क्या बनाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल बनाएंगे, ठीक है। और ये माइटोटिक स्पिंडल जो होता है ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे ही क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर से डिसअसेंबल हो जाते हैं, और डिसअसेंबल होकर के वो जब डॉटर सेल में पहुंच जाते हैं तो फिर से अपना अपना काम करने लगते हैं, ठीक है। उनका जो काम था वो अलग अलग तरह के अपना स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रैक बना रहे हो, चाहे वो जो भी उनका फंक्शन है वो करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर परमानेंट नहीं है। इसके अलावा ये कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक, या फिर आप कहें जब तक सेल की लाइफ है तब तक वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। और उस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका एग्जांपल होता है सीधा सीधा मोटाइल ऑर्गन्स, मोटाइल ऑर्गन या मोटाइल फिलामेंट हम लोग कहें इसको, फिलामेंट। और मोटाइल फिलामेंट्स बैक्टीरिया के पास होते हैं, कुछ प्रोटोजोआन के पास होते हैं, और वो मोटाइल फिलामेंट जो होता है दैट इज द सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक, सीलिया और फ्लैजेला बनाते हैं। ये क्या होते हैं, ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको भी माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाते हैं, ठीक, सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट वर्क माइक्रोट्यूब्यूल का बताया, एक तो माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं, और दूसरा ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे सीलिया और फ्लैजेला जो कि मोटाइल ऑर्गन की तरह, मोटाइल फिलामेंट की तरह फंक्शन करते हैं, खास करके कुछ फ्लैजेलेट बैक्टीरिया क्लेमाइडोमोनास वगैरह हो गए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये किस तरह की प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, कि सब यूनिट्स क्या क्या होती हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट के बारे में जब मैं आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं दे आर द पॉलीमर्स, और वो जो पॉलीमर्स होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए हम लोगों को एक्टिन फिलामेंट, ठीक। साइटोस्केलेटन की बात जब मैं कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर साइटोस्केलेटन के जो पार्ट हैं वो सब के सब पॉलीमर हैं, इसका मतलब जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है ये भी क्या है, पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर है, ठीक। और पॉलीमर ये है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का पॉलीमर होता है, मतलब ढेर सारी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स आएंगी और वो पॉलीमराइज होकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो होती है ये खुद हेटेरोडाइमर होती है, इट इज द हेटेरोडाइमर, ठीक है, हेटेरोडाइमर। और किस प्रोटीन की हेटेरोडाइमर होती है, टू वेरी सिमिलर प्रोटीन्स, टू ऑफ हेटेरोडाइमर ऑफ टू वेरी सिमिलर प्रोटीन्स, दो बहुत ही सिमिलर प्रोटीन्स होती हैं उनकी हेटेरोडाइमर्स होती है। एक को कहा जाता है अल्फा ट्यूब्यूलिन, अल्फा ट्यूब्यूलिन, और दूसरे को कहा जाता है बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है। ये दोनों नॉर्मली मोनोमेरिक फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में जब कंबाइन हो जाती हैं तो ये अल्फा बीटा डाइमर बनाती हैं, ठीक है। दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो क्या बनाती हैं, अल्फा बीटा डाइमर, ठीक है। मैंने आपको भी समझाने के लिए बनाया, ये कुछ इस तरह से दिखती है, अभी मैं आगे जब बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा, अल्फा बीटा, या फिर इस तरह से करिए बीटा अल्फा, ठीक है, इस तरह से ये डाइमर बनाती है, ठीक है। और इनका जो इंटरेक्शन होता है अल्फा और बीटा का जो इंटरेक्शन होता है, जो यहाँ पे दोनों जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। अल्फा बीटा डाइमर्स जो होते हैं ये अल्फा बीटा मोनोमर्स जब अल्फा बीटा डाइमर बनाते हैं तो ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के थ्रू आपस में जुड़ते हैं। एक बार फिर से ये पूरा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने बताया जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर द पॉलीमर ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, ठीक है। किस चीज के पॉलीमर हैं, दे आर द पॉलीमर ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स।
ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो होती हैं ये इटसेल्फ एक हेटेरोडाइमर होती हैं, हेटेरोडाइमर ऑफ टू वेरी सिमिलर प्रोटीन्स, दो बहुत ही सिमिलर प्रोटीन होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं अल्फा ट्यूबुलिन, दूसरे को हम लोग कहते हैं बीटा ट्यूबुलिन। ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन अपने मोनोमेरिक फॉर्म में पाई जाती हैं और जब ये इंटरेक्ट करती हैं तो ये अल्फा बीटा डाइमर बनाती हैं और इनका इंटरेक्शन जो होता है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमको सब यूनिट पता चल गई माइक्रोट्यूब्यूल की। सब यूनिट क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन व्हिच इज अ हेटेरोडाइमर ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। तो मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर द पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको बताया, ट्यूबुलिन्स के बारे में मैंने आपको बताया दे आर द हेटेरोडाइमर, हेटेरोडाइमर। ठीक, दे आर द हेटेरोडाइमर। और हेटेरोडाइमर किस चीज की? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा हेटेरोडाइमर। ठीक, अब ये जो अल्फा बीटा हेटेरोडाइमर की सब यूनिट हैं, सब यूनिट अल्फा एंड सब यूनिट बीटा, इनके दोनों के ही पास जीटीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इसके पास भी जीटीपी बाइंडिंग साइट है और इसके पास भी जीटीपी बाइंडिंग साइट होती है, मतलब ये दोनों ही जीटीपी से बाउंडेड रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्फा सब यूनिट से जो जीटीपी बाउंड रहता है दैट इज नॉन एक्सचेंजेबल, नॉन एक्सचेंजेबल। यहां से जो जीटीपी बाउंड रहेगा वो हमेशा बाउंड रहेगा, इट इज नॉन एक्सचेंजेबल। लेकिन बीटा सब यूनिट से जो जीटीपी बाउंड रहता है दैट इज एक्सचेंजेबल, एक्सचेंजेबल, एक्सचेंजेबल विद फ्री जीटीपी। एक तो एक्सचेंजेबल है फ्री जीटीपी से और इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, और ये हाइड्रोलाइज भी हो सकता है, हाइड्रोलाइज्ड इनटू जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर होता है उसकी अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट दोनों के पास ही जीटीपी की बाइंडिंग साइट होती है, मतलब दोनों ही जीटीपी बाउंडेड रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा अल्फा सब यूनिट से जीटीपी बाउंड रहता है वो नॉन एक्सचेंजेबल एंड नॉन हाइड्रोलाइजेबल, हाइड्रोलाइजेबल भी नहीं होता, ये हाइड्रोलाइजेबल। ठीक, ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है, मतलब ये हमेशा परमानेंटली यहाँ से बाउंड रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बीटा सब यूनिट में जो हमारा जीटीपी बाउंड रहता है दैट इज द एक्सचेंजेबल विद फ्री जीटीपी एज वेल एज इट कैन बी हाइड्रोलाइजेबल। ये हाइड्रोलाइज हो सकता है किसमें? जीटीपी, जीडीपी प्लस पीआई में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों सब यूनिट में जो हमारी मिल करके हेटेरोडाइमर बनाते हैं। अब ये ट्यूबुलिन डाइमर्स क्या करती हैं? आपस में इंटरेक्ट करती हैं और स्टैक होकर के हमारा जो ट्यूब लाइक माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो बनाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? these ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स stacked with one another to form a cylindrical माइक्रोट्यूब्यूल। एक सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल बनाने के लिए एक दूसरे से स्टैक होती है। किस तरह से स्टैक होती है मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये हमारी दो सब यूनिट हैं और मिल करके ये ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर बनाएंगे। क्या है ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर? ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर। ठीक है, अब ये ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स क्या होंगी? आपस में स्टैक होंगी। किस तरह से स्टैक होंगी? एक ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर आया, फिर दूसरा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर आया, फिर तीसरा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर आया। ठीक है, इस तरह से ये बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा इस तरह से बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये स्टैक्ड होते जा रहे हैं और ये जिस इंटरेक्शन के थ्रू दो सब यूनिट इंटरेक्ट हो रही हैं ये इंटरेक्शन यहाँ पर भी नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन। ठीक है, तो दो ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स आपस में नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से एक लंबा सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है प्रोटोफिलामेंट।
दिस इज द प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, ये क्या बना है, प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, प्रोटोफिलामेंट, फिर उसके बाद क्या होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में पास में आते हैं। कितने फिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट्स, फिलामेंट्स interact with non-covalent interaction। ये भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो आप देख रहे होंगे जितना भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं, वो सारे सारे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है। चाहे ये दोनों डाइमर्स आपस में, मोनोमर्स आपस में डाइमर बनाने के लिए जुड़ रहे हो, यहाँ पे भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन था। चाहे दो डाइमर आपस में जुड़ रहे हैं, वहां पे भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है। और यहाँ पे जब 13 प्रोटोफिलामेंट, इस तरह के 13 प्रोटोफिलामेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू ही ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जुड़ करके बनाएंगे क्या, ये एक सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। ठीक है, 13 फिलामेंट्स जुड़ेंगे। ठीक है, अब ये आपका जो हमने बताया था स्टिफ हॉलो सिलेंडर बन गया है। तो कुछ इस तरह से ये बनता है, ढेर सारे प्रोटोफिलामेंट्स आएंगे। कितने प्रोटोफिलामेंट्स, 13 प्रोटोफिलामेंट्स आएंगे, और वो मिल करके क्या बनाएंगे, एक हॉलो माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। ठीक है, दिस इज द ल्यूमेन, ये ट्यूब है। ठीक है, और ये प्रोटोफिलामेंट मिलकर क्या बना दिए, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल आपका बन करके तैयार है। यहाँ से स्टिफ है और ये हॉलो सिलेंडर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है पोलरिटी की। हर एक प्रोटोफिलामेंट के पास में एक पोलरिटी होती है। ठीक है, मतलब उसका एक एंड दूसरे एंड से डिफरेंट होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक एंड दूसरे एंड से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक एंड से आपकी बीटा सब यूनिट एक्सपोज्ड रहेगी और दूसरे एंड से आपकी अल्फा सब यूनिट एक्सपोज्ड है। इसीलिए कहा जाता है कि ये इसके पास में एक फंक्शनल पोलरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलरिटी शो होती है। तो जो हमारा बीटा एंड वाला है उसको कहा जाता है प्लस एंड, जिस तरफ बीटा एंड एक्सपोज हो रहा होगा इसको कहा जाएगा प्लस एंड, और जिधर हमारा अल्फा सब यूनिट एक्सपोज हो रही होगी इसको कहा जाता है माइनस एंड ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटोफिलामेंट है, मतलब इस माइक्रोट्यूब्यूल के पास जो हमारे 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, हर एक फिलामेंट के पास अपनी पोलरिटी होती है। ठीक है, और इस पोलरिटी की वजह से इस माइक्रोट्यूब्यूल के पास भी क्या होती है, पोलरिटी होती है। ठीक, क्योंकि यही जो हमारे प्रोटोफिलामेंट है वो मिलकर के ये बना रहे हैं। हर एक फिलामेंट के पास क्योंकि पोलरिटी एक प्लस एंड है, एक माइनस एंड है। प्लस एंड बीटा सब यूनिट को फेस कर रहा है और माइनस एंड हमारा अल्फा सब यूनिट को फेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोलरिटी होती है। और ये जो पोलरिटी होती है माइक्रोट्यूब्यूल में, इट इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज द क्रूशियल, द पोलरिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, द पोलरिटी ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल is crucial for the assembly and disassembly of the microtubule। ठीक है, असेंबली और डिसअसेंबली के लिए ये पोलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पोलरिटी की वजह से ही यहाँ पे डायनेमिक नेचर है। ठीक है, अगर ये पोलरिटी लूज हो जाए, यहाँ पे पोलरिटी ना हो, तो जो हमारा इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करने में बहुत ही डिफिकल्टी आ जाएगी, उसका डायरेक्शन आसानी के साथ डिसाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये जो पोलरिटी होती है ये हमारे इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट की, जो भी हमारा मटेरियल इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको माइक्रोफिलामेंट में बताया था कि उसके ग्रोथ के 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला न्यूक्लिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा स्टेडी स्टेट। उसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी ग्रोथ के 3 फेज होते हैं, न्यूक्लिएशन, इलॉन्गेशन और स्टेडी स्टेट। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, न्यूक्लिएशन में स्टार्टिंग होगी, ठीक है, इलॉन्गेशन में इलॉन्गेशन होगा और स्टेडी स्टेट में एक कांस्टेंट लेंथ पे वो बरकरार रहेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी होती है जो माइक्रोफिलामेंट के केस में हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें, माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट कैसे होंगे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर होते हैं वो पड़े रहते हैं। पहले सबसे पहले न्यूक्लिएशन होता है, ट्राइमर बनता है और फिर वहां से इलॉन्गेशन स्टार्ट होता है।
है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्पेसिफिक सेंटर से ग्रो करना शुरू करते हैं, जिसको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर इसको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर या MTOC शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक सेंटर होता है सेल के अंदर जहां से माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ स्टार्ट होती है, जिसको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर या MTOC। ठीक, अगर हम लोग एनिमल सेल्स की बात करें, इन एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होता है दैट इज द सेंट्रोसोम। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो ओरिजिन होती है एनिमल्स में वो सेंट्रोसोम में होती है। ठीक है, सेंट्रोसोम के पास अप्रॉक्सीमेटली 100 रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। 100 रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको कहा जाता है गामा ट्यूब्यूलिन, जिनको क्या कहा जाता है गामा ट्यूब्यूलिन। एक बार फिर से सुनिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली स्टार्ट होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर से स्टार्ट होती है। एनिमल्स के केस में माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर का काम करते हैं सेंट्रोसोम, ये सेल के सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम में 100 रिंग शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको गामा ट्यूब्यूलिन्स कहते हैं। ठीक है, और इनमें से जितनी भी गामा ट्यूब्यूलिन्स हैं, कितनी हैं 100 गामा ट्यूब्यूलिन्स, एंड ईच gamma tubulins can act as nucleation center for the growth of microtubules। ठीक है, जितनी भी गामा ट्यूब्यूलिन वहां पे होती है, मैंने कहा 100 गामा ट्यूब्यूलिन्स होती हैं, और वो 100 गामा ट्यूब्यूलिन्स में से सारी की सारी एक न्यूक्लिएशन सेंटर की तरह काम करती है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसी सेंट्रोसोम के पास में वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल भी होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल। हर एक सेंट्रोसोम के पास एक पेयर सेंट्रियोल होता है, लेकिन इस सेंट्रियोल का कोई भी रोल नहीं होता है माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लिएशन में। दे हैव नो रोल इन माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन। माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लिएशन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का नाम एक जैसा है, और सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोसोम में पाया जाता है। ठीक है, तो लिंक बनाना तो हो सकता है ऑप्शन में आपको न्यूक्लिएशन सेंटर से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ऑप्शन में सेंट्रोसोम भी मिले, गामा ट्यूब्यूलिन भी मिले, और फिर उसके बाद सेंट्रियोल भी मिले। तो आपसे ये पूछे कि सेंट्रियोल से न्यूक्लिएशन होता है, गामा ट्यूब्यूलिन से न्यूक्लिएशन होता है, तो क्योंकि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में पाया जाता है, सेंट्रोसोम से मिलता जुलता नाम ही है, तो हो सकता है आप इसको क्लिक कर दें। लेकिन सेंट्रियोल का आप लोग याद रखिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लिएशन में इनका कोई रोल नहीं होता है, सारा का सारा रोल किसका होता है? गामा ट्यूब्यूलिन्स का होता है। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि साइटोस्केलेटन्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर मूवमेंट के लिए ट्रैक बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक्टिन फिलामेंट के बारे में बताया था कि वो भी इंट्रासेलुलर मूवमेंट के लिए जो है ट्रैक बनाते हैं, और उस पर मायोसिन नाम की एक मोटर प्रोटीन एटीपी की हाइड्रोलिसिस के थ्रू इंट्रासेलुलर मूवमेंट कराती है। ठीक है, वैसे ही जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये भी इंट्रासेलुलर मूवमेंट के लिए ट्रैक प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोवाइड्स ट्रैक for intracellular movement। ठीक है, इंट्रासेलुलर मूवमेंट के लिए ट्रैक प्रोवाइड करते हैं, और ये मूवमेंट these movements are facilitated by
फैसिलिटेटेड बाय मोटर प्रोटीन्स, मोटर एटीपी हाइड्रोलाइजिंग मोटर प्रोटीन, दोनों ही एटीपी हाइड्रोलिसिस करती, एटीपी हाइड्रोलाइजिंग मोटर प्रोटीन्स named as dynein and kinesin। ठीक है, डायनिन और काइनेसिन दोनों ही एटीपीज हैं, दोनों ही एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है और दोनों ही एनर्जी कहाँ से लाती हैं मूवमेंट के लिए, बाय द एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी की हाइड्रोलिसिस से ये एनर्जी लेकर के आती है, ठीक है, पूरे मूवमेंट के लिए। ठीक है, इन दोनों की एक खास बात ये होती है कि दोनों का जो मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन में डिफरेंस है। मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है उसके पास में पोलरिटी है, एक प्लस एंड होता है और दूसरा माइनस एंड होता है। ठीक है, तो इनमें से एक प्रोटीन ऐसी होती है जो माइनस एंड की तरफ मूव करती है और दूसरी प्रोटीन ऐसी होती है जो प्लस एंड की तरफ मूव करती है। ठीक है, जो हमारी डायनिन प्रोटीन होती है, डायनिन प्रोटीन जो होती है हमारी, ये मूव करती है फ्रॉम प्लस एंड टू माइनस एंड, और जो हमारी काइनेसिन होती है, काइनेसिन प्रोटीन होती है वो माइनस से प्लस एंड की तरफ मूव करती है। फिर से सुनिएगा, डायनिन प्रोटीन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ मूव करती है और काइनेसिन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ मूव करती है। अगर हम लोग काइनेसिन और डायनिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दोनों ही एक डाइमर होती हैं। ठीक है, बोथ डायनिन एंड काइनेसिन आर डाइमर्स। ठीक, ये डाइमर्स होते हैं, इनके पास 2 एटीपी बाइंडिंग हेड होता है और 1 टेल होती है, एक टेल होती है। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है, 2 एटीपी बाइंडिंग हेड और एक, और इसका जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट इट इज इंटरैक्ट विद माइक्रोट्यूब्यूल ट्रैक, ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रैक से इंटरैक्ट करता है। और जो हमारा टेल पोर्शन होता है ये बाइंड करता है सेलुलर कंपोनेंट से बाइंड करता है, कंपोनेंट्स लाइक वेसाइकल्स, जैसे कि इंट्रासेलुलर वेसाइकल से बाइंड करता है। ठीक है, तो किस तरह से बाइंड करता है मैं आपको बना के दिखाता हूं। सपोज दैट ये एक माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रैक, बना रहा हूं मैं। ठीक है, दिस इज द ट्रैक ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये इसका प्लस एंड है और ये इसका माइनस एंड। ठीक है, तो मोटर प्रोटीन्स यहाँ से किस तरह से बाइंड करेंगी, इनका ये टेल वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, टेल वाला पोर्शन है जो कि ऊपर की तरफ है, और ये हमारा हेड वाला पोर्शन आया, यहाँ से बाइंड किया। ठीक है, कुछ इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रैक पे मूव करती है। जैसे कि कोई आदमी चल रहा हो, देखिए आगे वाला पैर ऊपर है, फिर इसको ऊपर करेंगे, ऊपर नीचे करते हुए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे क्या बाइंड है, कार्गो बाइंड, कार्गो को लिए हुए ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, कुछ इस तरह से आपको कुछ चलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए अपना पैर रखते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये मूव करते हैं, अपने कार्गो को लेके अपने टारगेट तक मूव करते हुए जाते हैं। मैं आपको वेस्कुलर ट्रैफिकिंग में ये चीज बताऊंगा, इसीलिए मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल और ये साइटोस्केलेटन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो भी वेस्कुलर ट्रैफिकिंग होती है, वेसाइकिल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो इसी तरह से ट्रैक पे चलती हुई जाती है। ठीक है, अब आपको चीज क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक वेसाइकिल जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकली है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच रही है या गाल्गी बॉडी तक पहुंच रही है, तो अपने आप तैर के नहीं पहुंच रही, वो निकलती है। सबसे पहले वहां से डायनिन या काइनेसिन आकर के उसको बाइंड करती हैं, फिर डायनिन और काइनेसिन जाकर के माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रैक्स पे चलती हुई उसको एक डायरेक्शन में लेकर के जाती हैं। इसी ट्रैक की मैं बात कर रहा था उस टाइम पे, ये वही ट्रैक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वेसाइकल्स इसको लेकर के जाती हैं।
ठीक। और इस पूरे मूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस से एनर्जी आती है। ठीक है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट हमारी कहाँ पे है, ये जो हमारा यहाँ पे हेड दिख रहा है, ग्लोबुलर हेड दिख रहा है, जो हमारा ये हमारी मोटर प्रोटीन्स का जो हेड दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। इसका मतलब इन्हीं के पास में एटीपेज एक्टिविटी है। इसका मतलब मोटर प्रोटीन्स के हेड के पास मोटर प्रोटीन का जो हेड है वो क्या है, एक एटीपेज है, क्योंकि हेड से ही एटीपी बाइंड करेगा और जैसे जैसे ये मूव करेंगे ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, और इनके पास दो एटीपी बाइंडिंग साइट हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, एक एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, फिर दूसरा एटीपी हाइड्रोलाइज होगा। इस तरह से अपने ट्रैक पर आगे चलते चले जाएंगे और जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है, किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल आगे बढ़ता है। तो ये तो बात रही कि जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो किस तरह से एक ट्रैक की तरह काम करता है। ठीक है, मैंने आपको बना के दिखाया सारी चीजें। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें एक्टिन फिलामेंट की या फिर हम लोग बात करें ट्यूबुलिन्स की, तो ये दोनों ही एंजाइम होते हैं। ठीक है, इन दोनों के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, दे हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन दोनों के पास ये कैपेसिटी होती है, एक्टिविटी होती है इनके पास, क्योंकि इन दोनों के पास ये कैपेसिटी होती है कि ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक, अब वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एटीपी हो सकता है इन द केस ऑफ एक्टिन फिलामेंट, या फिर जीटीपी हो सकता है, इन केस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये अपने मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं तब या तो ये अगर हम लोग एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो एटीपी बाउंड रहते हैं, और अगर हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो जीटीपी बाउंडेड रहते हैं। मतलब अपने मोनोमेरिक फॉर्म में ये जो इनकी हाइड्रोलिसिस करने की कैपेसिटी है, या हम कहें कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ये वेरी स्लो रहती है। कब स्लो रहती है, स्लो इन मोनोमेरिक फॉर्म। मोनोमेरिक फॉर्म में ये बहुत ही स्लो रहती है, लेकिन जैसे ही ये पॉलीमराइज होने लगते हैं, जैसे ये फिलामेंटस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या हो जाता है, तो ये इनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है ये फास्ट हो जाती है, फास्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। जैसे ही पॉलीमेरिक फॉर्म में आते हैं इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी फास्ट हो जाती है और ये अपने एटीपी को या फिर जीटीपी की हाइड्रोलिसिस स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जो फिलामेंट होते हैं ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, हेंस द फिलामेंट कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं टी फॉर्म और दूसरे को हम लोग कहते हैं डी फॉर्म। टी फॉर्म का मतलब होता है बाउंड विद एटीपी इन द केस ऑफ एक्टिन फिलामेंट और जीटीपी इन द केस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और डी फॉर्म का मतलब होता है बाउंड विद एडीपी इन द केस ऑफ एक्टिन फिलामेंट और जीडीपी, मतलब ये एटीपी और जीटीपी की हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो हमारा जो जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है वो कहाँ पे होती है, सिर्फ और सिर्फ बीटा सब यूनिट में होती है। अल्फा सब यूनिट वाली वैसी की वैसी बनी रहेगी। कहाँ पे होती है, बीटा सब यूनिट में, या बीटा ट्यूब्यूलिन की जो हमारी जीटीपी होती है सिर्फ वही हाइड्रोलाइज होती है। ठीक है, तो इनके पास जीटीपी को यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के हाइड्रोलिसिस की कैपेसिटी होती है। तो अगर हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली के रेट की बात करें, ठीक है, तो फिर से वही बात निकल करके आती है कि इसकी असेंबली की जो रेट होती है, इसकी जो स्पीड होती है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल assembly is depend on free concentration of
अल्फा बीटा डाइमर एंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक, अब अगर हम इस कंसंट्रेशन को, इस फ्री डाइमर कंसंट्रेशन को एक इंटरमीडिएट रेंज में माने, ठीक, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ, इफ द कंसंट्रेशन is in intermediate रेंज, अगर एक इंटरमीडिएट रेंज में है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट रेंज की बात अगर हम लोग करें तो इंटरमीडिएट रेंज की बात का मतलब ये होता है कि जो हमारा टी फॉर्म है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ टी फॉर्म, टी फॉर्म का मतलब एटीपी या जीटीपी बाउंडेड फॉर्म, जीटीपी बाउंड फॉर्म, जीटीपी बाउंडेड फॉर्म, क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ टी फॉर्म अगर ज़्यादा है क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ डी फॉर्म से, कहाँ पे, एट द प्लस एंड, एट द प्लस एंड, ठीक है। और अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ टी फॉर्म मतलब जीटीपी बाउंड फॉर्म लो है क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ डी फॉर्म से एट द माइनस इन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो असेंबली होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्लस एंड से होगी, यहाँ से क्या होगी, असेंबली होगी। असेंबली क्यों यहाँ पे हुई, क्योंकि यहाँ पे जीटीपी बाउंडेड फॉर्म ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जीटीपी बाउंडेड फॉर्म कम है, इसलिए यहाँ से क्या हो रहा होगा, डिसअसेंबली हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेडी स्टेट में प्लस एंड से असेंबली हो रही होगी और माइनस एंड से डिसअसेंबली हो रही होगी, और ये प्रोसेस किस चीज़ को फेवर करेगी, दैट इज द ट्रेडमाइलिंग, 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 ठीक, ये ट्रेडमाइलिंग को फेवर कर रही होगी, ट्रेडमाइलिंग, ठीक। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्रेडमाइलिंग। और ट्रेडमाइलिंग का कल मतलब मैंने आपको मतलब बताया था कि ट्रेडमाइलिंग की कंडीशन का मतलब ये होता है कि इस समय जो हमारी लेंथ है फिलामेंट की उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब रेट ऑफ असेंबली और रेट ऑफ डिसअसेंबली दोनों ही इक्वल हैं, जितना एडिशन हो रहा है उतना ही वहां से डिसोसिएशन भी हो रहा है, उतने ही वहां से डिसअसेंबल भी हो रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, इसलिए जो हमारी लेंथ है वो एक कांस्टेंट लेंथ बनी रहेगी। इस कंडीशन को हम लोग ट्रेडमाइलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी थी वो यहाँ पे फिनिश होती हैं, पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।